अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग जो टॉपिक जनरल पैथोलॉजी में जो नेक्स्ट चैप्टर है उसकी बात करेंगे वो है इन्वायरमेंटल एंड न्यूट्रिशनल डिजीज़। इसमें आज हम लोग टॉपिक की बात करेंगे इंजरी बाय फिजिकल एजेंट्स। हम इसको बुक जो है वो रॉबिन और कॉटन से ही कवर करेंगे। नेक्स्ट चलते हैं, आज डिस्कस करते हैं इसको। इंजरी बाय फिजिकल एजेंट। फिजिकल एजेंट में कोई भी एजेंट आ सकता है, कोई मैकेनिकल एजेंट आ सकता है, कोई थर्मल हीट आ सकती है, कोई इलेक्ट्रिकल एजेंट आ सकता है, या कोई आयनाइजिंग रेडिएशन आ सकती है। कोई भी एजेंट हो सकता है जिसकी वजह से इंजरी हो सकती है। हम इनको वन बाय वन डिस्कस करते हैं इन डिटेल। सबसे पहले हम लोग मैकेनिकल ट्रॉमा की बात कर लेते हैं। मैकेनिकल ट्रॉमा किसी भी किस्म का हो सकता है। ये डिपेंड करता है कि उस मैकेनिकल ट्रॉमा जो हमें हुआ है उसकी शेप क्या थी, वो शार्प था या ब्लंट टाइप था, या जब उसने हिट किया तो वो कितनी ज़ोर से हिट किया, उसमें से कितनी एनर्जी निकली, कितनी एनर्जी के साथ वो लगा हमें। उसके बाद टिश्यू ऑर्गन पर डिपेंड करता है कहाँ पे वो लगा। अगर वो ब्रेन में लगा है तो ज़्यादा सीवियर कंडीशन में जा सकता है पर्सन। अगर वो किसी बाजू वगैरह या लेग वगैरह की साइड पर लगा है तो मे बी वो जल्दी हील हो सकता है। लेकिन अगर वो ब्रेन या आई या सेंसिटिव एरिया साइड पे जाके लगा है तो मे बी वो ज़्यादा सीवियर कंडीशन में जा सकता है। तो मैकेनिकल ट्रॉमा 3 चीज़ों पर डिपेंड करता है। एक तो शेप ऑफ ऑब्जेक्ट जिसकी वजह से हमें ट्रॉमा हुआ है, एक वो अमाउंट ऑफ एनर्जी, जितनी ज़ोर से जितनी एनर्जी के साथ वो हमें लगा है, और तीसरी चीज़ वो जिस जगह पे लगा है, जिस ऑर्गन साइड पर लगा है। अगर वो ऑर्गन सेंसिटिव है तो हमें ज़्यादा सीवियर इंजरी होगी। अगर वो ऑर्गन सॉलिड है, रिकवर हो सकता है जल्दी, तो फिर हम इससे रिकवर कर सकते हैं। इसके पैटर्न होते हैं डिफरेंट, जैसे एब्रेशन आप ये देख सकते हैं। एब्रेशन बेसिकली जब के एग्जांपल इसमें आप ले सकते हैं, जब आप रोड पे चल रहे होते हैं तो ड्यू टू एक्सीडेंट आपकी वो जो साइड होती है रोड के साथ स्क्रैच होने की वजह से वो छिल जाती है। वो साइड कोई बाजू साइड पे, आपकी कोहनी साइड पे छिल गई है साइड, या आपके पाँव के घुटने उस साइड पे कोई ज़ख्म आ गया है रोड के साथ स्क्रैच होने की वजह से, तो उस साइड को जो साइड छिल जाती है उसको एब्रेशन हम लोग मार्क कहते हैं। वो पैटर्न होता है वो एब्रेशन होता है। कंट्यूजन्स ये होती है, इसमें क्या होता है कि आपकी जो वेसल्स होती है ना वो ड्यू टू इंजरी लीक आउट हो जाती है, जिसकी वजह से जो ब्लड है वो वेसल से बाहर आ जाता है और वो जमा होना, स्किन के नीचे जमा होना शुरू हो जाता है। जिसके बाद वो ड्यू टू डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वो जो है वो वहाँ पे नीला नीला आपको वहाँ अगर कोई चोट लगे तो आपको वहाँ पे नील पड़ जाता है कुछ देर के लिए। तो वो जो नील पैटर्न होता है उसको हम कंट्यूजन पैटर्न कहते हैं। उसके बाद लेसरेशन बेसिकली होता है कि आपको कोई भी नाइफ़ के साथ आपको कट लग गया, लेकिन वो जो कट होता है, अब लेसरेशन और इंसाइज्ड वाउंड जो होता है वो दोनों सेम होता है, दोनों का ऑब्जेक्ट सेम होता है। लेकिन जो लेसरेशन होता है इसमें जो आपको कट लगता है और जो आपकी वो वाउंड एज होते हैं वो इरेगुलर होते हैं। ये जो ऑब्जेक्ट होता है ये कोई ब्लंट हो सकता है, सीधी कोई चीज़ हो सकती है जिसकी वजह से आपको ये कट लगा है, लेकिन आपने याद रखना है कि इसमें जो आपका वाउंड एज होता है ना वो इरेगुलर होता है। जो इनसाइज वाउंड होते हैं, इनसाइज वाउंड में जो कट होता है वो किसी स्कैपल के साथ लगता है ड्यू टू सर्जरी। आप वहाँ पे स्कैपल के साथ वहाँ पे कट लगाते हैं, लेकिन वो जो वाउंड एज होता है ना वहाँ पे वो जो है वो स्मूथ होता है, रेगुलर होता है। तो ये दोनों में फ़र्क है। होते ऑब्जेक्ट सेम है, एक ब्लंट होता है, एक थोड़ा सा शार्प होता है, लेकिन वो जो चीज़ होती है वो नाइफ हो सकती है, कोई भी चीज़ हो सकती है। तो एक में जो हमारे पास वाउंड के जो पैटर्न होगा वो इरेगुलर होगा, एक में वाउंड का पैटर्न जो है वो रेगुलर होगा। उसके बाद पंचर वाउंड, ये किसी भी नीडल से लग सकता है, हमें किसी नेल के साथ लग सकता है, या किसी भी राउंड चीज़ की वजह से हमें पंचर हो सकता है हमारी बॉडी में। तो ये कुछ पैटर्न थे ऑफ इंजरी। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं थर्मल इंजरी। थर्मल से हमें पता है, थर्मल का मतलब होता है हीट। तो ये जो इंजरी है ये या तो बहुत ज़्यादा एक्सेसिव हीट की वजह से हो सकती है, या तो एक्सेसिव कोल्ड की वजह से भी समटाइम हमें थर्मल इंजरी हो जाती है। तो यहाँ पे हम लोग ज़्यादातर थर्मल बर्न की बात करेंगे सबसे पहले। एक्सेसिव कोल्ड को हम बाद में बात करेंगे, पहले हम लोग एक्सेसिव हीट की बात कर लेते हैं। उसके बाद इसमें क्या होता है कि और इसमें स्कैल्स होते हैं, कोई भी गर्म पानी या गर्म चीज़ जिसकी वजह से आपको किसी बॉडी पे बर्न हुआ है तो वो उसको कहते हैं स्कैल्ड फ्रॉम हॉट लिक्विड आर मेजर कॉजेज स्पेशली इन चिल्ड्रंस। क्योंकि मोस्टली इन चिल्ड्रंस में क्या होता है, क्योंकि वो एहतियात नहीं करते, वो इन चीज़ों का ध्यान नहीं रखते, जिसकी वजह से ज़्यादातर उनमें ये थर्मल इंजरी होती है। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ चिल्ड्रन में हो, या बेहतियाती की वजह से बड़े लोगों में भी हो सकती है। लेकिन यहाँ पर उन्होंने बताया हुआ है कि स्पेशली इन चिल्ड्रन में होती है क्योंकि वो एहतियात नहीं करते। उसके बाद की कुछ हम लोग एपिडेमियोलॉजी की बात कर लेते हैं। 4,50,000 जो लोग होते हैं वो मतलब जो है वो मेडिकल ट्रीटमेंट लेते हैं बर्न के रिलेटेड, और उनमें से जो है वो 3 लाख 3500 जो है उनकी डेथ हो जाती है।
फायर स्मोक की इनहेलेशन की वजह से, क्योंकि जब हम लोग ये स्मोक को इनहेल करते हैं या फायर को इनहेल करते हैं तो उसमें केमिकल टॉक्सिक होते हैं। तो वो जो टॉक्सिन होते हैं वो हमारी जो बॉडी है वो वहाँ जाके अफेक्ट करते हैं, हमारे ब्रीथिंग सिस्टम में अफेक्ट करते हैं, लंग्स को अफेक्ट करते हैं, जिसकी वजह से 3500 लोगों की डेथ हो जाती है। सर्वाइवल रेट इन बर्न सेंटर 95% से ज़्यादा है, क्योंकि अब जो है इस पर बहुत ज़्यादा काम हो चुका है। तो ये एक रिमार्केबल इंप्रूवमेंट है, क्योंकि अब इसके जो चांसेस है 95% से ज़्यादा है। अब हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं। ये जो आपको डायग्राम नज़र आ रही है, ये सबसे पहले आप देखिए फर्स्ट डिग्री बर्न में आपको ज़्यादा स्वेयर बर्न नहीं नजर आएगा, सेकंड डिग्री में थोड़ा से पैचेस नजर आएंगे आपको, थर्ड डिग्री बर्न में आपको थोड़ा सा ज़्यादा बर्न नजर आएगा, ब्लैक चेयर जो आपकी अपीयरेंस होगी, चेयर्ड अपीयरेंस होती है कि बर्न की वजह से वहाँ अपीयरेंस जो होती है ब्लैक होना शुरू हो जाती है। फ्रोस्ट बाइट में क्या होता है कि आप तो ड्यू टू एक्सेसिव कोल्ड आपको फ्रोस्ट बाइट हो जाता है, वो जो वहाँ पे जो जहाँ फ्रोस्ट बाइट होता है वहाँ पे ब्लड सप्लाई आना बंद हो जाती है, जिसकी वजह से वो जो साइड है वो बिल्कुल नम हो जाती है, और नम के बाद वो जो साइड है वो बिल्कुल जैसे काम करना छोड़ देती है। तो अगर हम उस साइड को उसकी सर्जरी ना करवाएं तो वो जो आपका वो है वो पॉइजन जो भी है वो आपको फैल सकता है, पूरी बॉडी तक भी जाता है। इसलिए जब किसी पर्सन को अगर किसी स्मॉल साइड उंगली में हुई है फ्रोस्ट बाइट तो उस उंगली को कटवाना पड़ जाता है, क्योंकि अगर वो पॉइजन फैल जाए तो पूरी बॉडी में तो इंसान की डेथ हो जाती है। तो एक्सेसिव कोल्ड में सबसे पहले फ्रोस्ट में आप देखें ज़्यादा इंजरी नहीं है, लेकिन फिर फ्रोस्ट बाइट में वो ज़्यादा हो गया, और एक्सेसिव फ्रोस्ट बाइट में वो जो एरिया होता है वो बिल्कुल नम हो जाता है, ब्लड सप्लाई वहाँ ना बंद हो जाती है। उसके बाद क्लासिफाई करते हैं हम बर्न डेप्थ को। सबसे पहले ऑल टर्मिनोलॉजी की बात करेंगे, उसके बाद न्यू अप टर्मिनोलॉजी क्या उसको क्या कहते हैं और उसकी मैकेनिज्म और कहाँ कहाँ वो इफेक्ट होता है। पहले जो था वो जो बर्न होता था उसको इनिशियली अगर वो सिर्फ क्योंकि स्किन की 3 लेयर होती है, एपिडर्मिस, डर्मिस और उसके बाद सबक्यूटेनियस लेयर आ जाती है, फिर उसके बाद नीचे मसल्स टिश्यूज़ वगैरह आ जाते हैं। अब जो एपिडर्मिस में अगर आपको सन बर्न हुआ है या कोई भी बर्न हुआ है लेकिन वो सिर्फ एपिडर्मिस साइड पर है तो हम उसको पहले कहते होते थे फर्स्ट डिग्री बर्न होता है, लेकिन अब जो न्यू टर्मिनोलॉजी है वो उसको कहते हैं सुपरफिशियल बर्न है। सेकेंड डिग्री बर्न जो होता है वो एपिडर्मिस को अफेक्ट करता है और साथ में ही डर्मिस को भी अफेक्ट करता है। इस केस में आपकी जो स्किन होती है वहाँ पे ब्लिस्टर बन जाते हैं, ब्लिस्टर होते हैं क्या, छाले बन जाते हैं। तो इसको हम सेकेंड डिग्री बर्न कहते थे पहले, लेकिन अब इसको हम लोग पार्शियल थिकनेस बर्न भी कहते हैं। उसके बाद थर्ड डिग्री बर्न जो है उसमें क्या होता है कि आपकी जो एपिडर्मिस है, डर्मिस है, उसके बाद जो सबक्यूटेनियस लेयर है, टिश्यू है, वो भी अफेक्ट होते हैं इसमें जो अब न्यू टर्मिनोलॉजी है हम इसको फुल थिकनेस बर्न कहते हैं। उसके बाद जो फोर्थ डिग्री बर्न है इसमें जो आपके बर्न होता है वो आपका एक्सटेंड कर जाता है मसल और बोन साइड पे, तो इसको हम लोग डीप फुल थिकनेस बर्न कहते हैं। सबसे पहले सुपरफिशियल जो सिर्फ एपिडर्मिस तक रहता है, फिर पार्शियल थिकनेस आ जाती है जो कि एपिडर्मिस और डर्मिस को अफेक्ट करता है, उसके बाद फुल थिकनेस वो आपको सबक्यूटेनियस टिश्यू तक पहुंच जाता है, और डीप थिकनेस में आपके मसल्स और बोन भी अफेक्ट होते हैं। अब इसका सिस्टमेटिक अफेक्ट क्या होता है कि 3 तरह के इफेक्ट होते हैं। इंसान शॉक में चला जाता है, सेप्सिस हो जाता है, सेप्सिस होता है कि कहीं वो जो एरिया है ड्यू टू लीकेज, ब्लड लीकेज या वॉल्यूम लीकेज, वो जो एरिया है वो बैक्टीरिया के लिए एक बहुत अच्छी न्यूट्रिशनल साइट बन जाता है, जिसकी वजह से वहाँ बैक्टीरिया ग्रो करना शुरू हो जाते हैं। और रेस्पिरेटरी इंसफिशिएंसी हो जाती है, इनहेलिंग में मसला होता है, स्मोक और टॉक्सिक गैस की वजह से आपके जो लंग्स हैं वो अफेक्ट होते हैं। इसकी वजह शॉक में क्या होता है कि मैसिव फ्लूइड लॉस की वजह से, क्योंकि जब हमें पता है बर्न होता है तो उसमें जो हमारे जो फ्लूइड है वो बाहर आना शुरू हो जाता है। एडिमा के केस में भी ऐसा होता है कि ड्यू टू वेजोडाइलेशन जो फ्लूइड है वो बाहर आ जाता है, टिश्यू में जमा होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि हमारी बॉडी उसके अगेंस्ट इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स स्टार्ट करवाती है। अब वो मैसिव इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स की वजह से क्या होता है कि CIRS सिंड्रोम में क्या होता है कि जो इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स होता है वो बहुत ज़्यादा मैसिव हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है एक तो वेजोडाइलेशन हुई भी है, ऊपर से लीकी वेसल्स हो गई हैं, उसके ऊपर से हमें इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स जो है वो बहुत ज़्यादा हो गया। इसकी वजह से क्या होगा कि जो हमारा बॉडी है उसमें जो फ्लूइड वॉल्यूम लो हो जाएगा, फ्लूइड वॉल्यूम लो हो गया, अब हमारे जो स्पेशल ऑर्गन्स हैं, सेंसिटिव ऑर्गन्स हैं जैसे हार्ट, ब्रेन, इन तक जो है ब्लड वॉल्यूम नहीं पहुंचेगा, जिसकी वजह से क्या होगा कंडीशन में क्या होगा कि कार्डिक आउटपुट लो होगा, और पूरी बॉडी का जो सर्कुलेटरी सिस्टम है वो ऑलमोस्ट गोज टू फेलियर की तरफ जाना शुरू हो जाएगा, जिसकी वजह से हमारी बॉडी जो है शॉक की कंडीशन में चल जाएगी। सेप्सिस में हमने बात कर ली कि वो जो एरिया है जहाँ पे फ्लूइड लीक हुआ है वो एरिया जो है वो बैक्टीरिया के लिए एक बहुत अच्छी जगह बन जाता है न्यूट्रिशन के लिए। बैक्टीरिया वहाँ बहुत जल्दी ग्रो करना शुरू हो जाते हैं अगर हम उसको ट्रीट ना करें टाइमली। रेस्पिरेटरी इंसफिशिएंसी में इनहेलिंग का मसला होता है, हमारे लंग्स जो है वो ख़राब हो जाते हैं ड्यू टू टॉक्सिक गैसेस की वजह से। उसके बाद की इफेक्ट्स में क्या होता है कि अगर बर्न 20% से ज़्यादा हो गया है तो जो इन पर्सन है वो विद इन आवर शॉक में चला जाएगा, और अगर 40% से ज़्यादा हो गया तो उसका मेटाबॉलिक रेट जो है वो डबल हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं ये पिक्चर में आप देख रहे हैं एक नॉर्मल हेल्दी स्किन है। फर्स्ट डिग्री बर्न में सिर्फ एपिडर्मिस के ऊपर आपको इफेक्ट नजर आ रहा होगा, रेड ये मार्क नजर आ रहे होंगे। उसके बाद सेकंड डिग्री बर्न है उसमें आपकी जो डीप लेयर है वो वहाँ पे आप देखिए डर्मिस में भी आपको रेड पैचेस नजर आ रहे होंगे और साथ में आपको डीप ब्लिस्टर्स नजर आ रहे होंगे। थर्ड डिग्री बर्न में आपके स्टेयर्ड आपको अपीयरेंस नजर आ रही होगी, ब्लैक अपीयरेंस नजर आ रही होगी। तो ये जो थर्ड डिग्री बर्न होता है ये सबक्यूटेनियस लेयर तक पहुँच जाता है। उसके बाद फोर्थ डिग्री बर्न भी होता है जो है वो मसल्स और बोन की तरफ चला जाता है।
नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कि इन्फेक्शन क्यों एक कांस्टेंट बैटल होती है। क्योंकि बर्न साइट एक आइडियल जगह होती है बैक्टीरिया की ग्रोथ करवाने की, क्योंकि वहाँ जो फ्लूइड लीक होता है उस फ्लूइड में कुछ प्रोटीन्स भी हो सकती हैं जो बॉडी ने जो वेसल से लीक आउट होकर वहाँ पे आ गई हो, तो वो जो न्यूट्रिशन प्रोटीन है वो बैक्टीरिया के लिए एक हेल्दी न्यूट्रिशन फूड बन जाता है, जिसकी वजह से वहाँ बैक्टीरिया का ग्रो करना बहुत ज़्यादा हो जाता है, उसके चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। लोकल इन्फेक्शन थ्रेशोल्ड क्या होता है कि अगर बैक्टीरिया के जो ग्रोथ है वो 10 की पावर 5 तक है, तो या उससे ज़्यादा है, थोड़ी सी 10 की पावर 5 से ज़्यादा बैक्टीरिया पर ग्राम ऑफ टिश्यू, तो वो एक लोकल इन्फेक्शन कहलाएगा, क्योंकि वो जो बैक्टीरिया वो सिर्फ एक ही साइड पर रहेगा, लोकलाइज्ड रहेगा, वो इन्वेसिव नहीं होगा। लेकिन अगर उसकी जो बैक्टीरिया पर ग्राम है वो 10 की पावर 6 तक उनकी ग्रोथ चली गई है, और वो तो इन्फेक्शन जो होगा वो इन्वेसिव होगा। लोकल के केस में 10 की पावर 5, और जो इन्वेसिव इन्फेक्शन होता है वो 10 की पावर 6 होता है। और उसके बाद कॉमन इनमें जो बैक्टीरिया इन्वॉल्व होता है सूडोमोनास यूरोगेनोसा होता है, ये आपके जो एरिया होते हैं वहाँ पे पस करवाते हैं, उसकी कलर को चेंज कर देते हैं इनटू ग्रीन। और उसके बाद मेथिसिलिन रेजिस्टेंट स्टाफाइलोकोकस यूरोज, इसमें उसके बाद फंजाई कैंडिडा एल्बाइकन जो होते हैं, ये कुछ कॉमन कल्प्रिट्स होते हैं जो अफेक्ट करते हैं उन साइड पे बैक्टीरिया ग्रोथ। ये कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो बर्न के साइड पे ग्रो करते हैं, इनके अलग अलग अपने, जैसे सूडोमोनास है पस करवाता है वहाँ पे एरिया जो है, वहाँ जो एरिया रेड है उसको ग्रीन की तरफ शिफ्ट कर देता है। अब स्टाफाइलोकोकस यूरोस कुछ ऐसे होते हैं बैक्टीरिया जो एंटीबायोटिक से रेजिस्टेंट होते हैं, और फंजाई जो होता है वो कैंडिडा एल्बाइकन इसकी एग्जाम्पल में भी आ सकता है। उसके बाद कॉन्सिक्वेंसेज में क्या होता है कि सेप्सिस लीड टू सेप्टिक शॉक, हमने पढ़ लिया पहले कि सेप्टिक शॉक होता है, इसमें रीनल फेलियर हो सकता है, एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम हो सकता है हमें। ट्रीटमेंट में क्या होता है कि अर्ली एक्सएरियन और ग्राफ्टिंग, अगर हम लोग जो जहाँ जिस एरिया पे बर्न हुआ है, अगर हम उसके ऊपर से जो डेड टिश्यूज़ हैं उनको उतार के उसकी जगह हम लोग ग्राफ्टिंग करते हैं। ग्राफ्टिंग बेसिकली होता है कि आप ऑटोग्राफ, ये होता है कि आपकी बॉडी का ही कोई पार्ट, कोई एपिडर्मिस उतार के उस एरिया पे लगा दें जहाँ पे बर्न हुआ है, ताकि वो एरिया को कवर कर सके और वो बैक्टीरिया की ग्रोथ करने की प्लेस ना बन सके। लेकिन समटाइम क्या होता है कि हम किसी दूसरे पर्सन से भी वो ग्राफ्टिंग करवा सकते हैं कि उनकी भी एपिडर्मिस उतार के ले सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर ऑटोग्राफी होती है, आपके खुद के ही एरिया से, बॉडी के एरिया से, स्किन से कोई भी आपकी एपिडर्मिस उठाते हैं और वो इस एरिया पे लगा देते हैं। इसका मकसद यही होता है कि आपका जो बैक्टीरिया साइड है वहाँ, सॉरी, आपकी जो एरिया है जहाँ पे बर्न हुआ है वहाँ पे बैक्टीरिया ग्रो ना कर। तो ये अर्ली एक्ससीजन और ग्राफ्टिंग का मकसद है। हम इसको एक दफ़ा पढ़ लेते हैं। सर्जिकल रिमूविंग द बर्न टिश्यू रिड्यूस इन्फेक्शन रिस्क, अगर हम लोग उसको रिमूव कर दें, अर्ली रिमूव कर दें, तो इन्फेक्शन रिस्क नहीं होगा। और ग्राफ्टिंग विद द पेशेंट ऑन स्किन ऑटोग्राफ्ट और डर्मल सब्स्टिट्यूट प्रमोट हीलिंग। लॉन्ग टर्म चैलेंजेस में क्या होता है कि अगर पर्सन सर्वाइव कर गया है तो उस पर्सन में क्या होगा कि दो तरह की कंडीशन होगी। एक होगी हाइपरट्रॉफिक स्कारिंग होगी, उसमें क्या होता है कि जो वो टिश्यूज़ होते हैं, वो डेड टिश्यूज़ होते हैं, वो कोलेजन के साथ रिप्लेस कर जाते हैं, जिसकी वजह से वो लॉन्ग टर्म आपकी बॉडी के साथ हमेशा ही रहते हैं। वो जो टिश्यूज़ होते हैं वो रिजॉल्व नहीं होते और वो एक थिक स्कार आपकी बॉडी के ऊपर बना देते हैं। और दूसरा जो है हमारे पास कंडीशन होता है प्रोराइटस होता है। प्रोराइटस होता है इचिंग कंडीशन होता है। नाइट के टाइम जब आप सो रहे होते हैं तो आपको जो बर्न एरिया होता है वहाँ पे इचिंग होती है, खारिश होती है, तो जिसकी वजह से ये एक डिस्ट्रेस लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम होती है। लॉन्ग टर्म चैलेंजेस में दो तरह की कंडीशन आ जाती है। हाइपरट्रॉफिक स्कारिंग, जिसमें जो हमारा स्कार होता है वो कोलेजन के साथ, जो हमारा बर्न साइड होता है वो कोलेजन के साथ रिप्लेस हो जाता है, जिसकी वजह से वहाँ परमानेंट स्कार बन जाता है। और प्रोराइटस क्या होता है कि हमको रात के वक्त या जब भी बर्न जो भी बर्न साइड है वो जो है वो इच करना स्टार्ट हो जाती है, खारिश होती है आपको ज़्यादा, जिसकी वजह से वो डिस्ट्रेस लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम बन जाती है आपके लिए। नेक्स्ट हम लोग मॉर्फोलॉजी की बात कर लेते हैं। जो फुल थिकनेस बर्न होता है, जो 4 डिग्री बर्न होता है, वो आपको वाइट, चेयर, डार्क और पेनलेस नजर आता है। वाइट हमें नज़र आता है क्योंकि वहाँ पे ब्लड सप्लाई बिल्कुल ही स्टॉप हो जाती है, क्योंकि आपको पता है कि वो मसल और बोन की डीप वो बर्न चला गया, तो जिसकी वजह से वहाँ जो न्यू ब्लड वेसल होती है वो बिल्कुल वहाँ पे ब्लॉक हो रही है, जिसकी वजह से वहाँ बिल्कुल भी कोई आरबीसीज नहीं आती, जिसकी वजह से आपको वाइट नज़र आता है। चेयर्ड आपको नज़र आता है कि वो एरिया ब्लैक हो जाता है, ड्राई हो जाता है, पेनलेस इसलिए होता है क्योंकि वहाँ पे ब्लड सप्लाई नहीं आ रही, कोई नर्व इम्पल्स जो है वहाँ पे आ ही नहीं रही। उसके बाद पार्शियल थिकनेस में पेन होती है, क्योंकि मोस्टली हम लोग समझते हैं कि अगर किसी पर्सन को बहुत ज़्यादा डीप बर्न हुआ है तो उसको पेन बहुत होगी, लेकिन ऐसा नहीं होता। फुल थिकनेस बर्न में क्या होता है कि आपके जो नर्व इम्पल्स होते हैं, जिस एरिया पे बर्न होता है वो नर्व इम्पल्स भी तो अफेक्ट होते हैं ना, क्योंकि डीप बर्न होता है, तो वो नर्व इम्पल्स अफेक्ट होने की वजह से क्या होता है कि आपको वहाँ सिग्नल ही नहीं मिलते, पेन के सिग्नल ही नहीं मिलते, जिसकी वजह से वो पेनलेस साइट होती है। पार्शियल थिकनेस में आपके नर्व इम्पल्स इतने अफेक्ट नहीं होते, वहाँ पे पिंक मोटल होते हैं, आप इरेगुलर कलर पैचेस नजर आते हैं, वहाँ पे ब्लिस्टर बनते हैं और ये पेनफुल होते हैं क्योंकि यहाँ पे नर्व इम्पल्स डैमेज नहीं होती। हिस्टोलॉजिकल में हम देखते हैं कि जब हम माइक्रोस्कोप के नीचे देखते हैं तो हमें जो टिश्यूज होते हैं, डिवाइटलाइज टिश्यूज होते हैं, वहाँ पे कोएगुलेटिव नेक्रोसिस नजर आती है, क्योंकि हमें पता है कि वहाँ जहाँ पे बर्न हुआ है वहाँ पे जो है वो ब्लड सप्लाई या ऑक्सीजन
कि कुछ टाइम के लिए डिस्ट्रक्शन हो जाती है, कुछ टाइम के लिए वहाँ ऑक्सीजन नहीं है, जिसकी वजह से वहाँ जो टिश्यूज़ होते हैं वो डाई होना शुरू हो जाते हैं, जिसके बाद वहाँ पे कोएगुलेटिव नेक्रोसिस हो जाती है। एडजस्टेड वायबल टिश्यूज़ में क्या होता है कि जो उसके इर्द गिर्द टिश्यू होते हैं वहाँ पे सिर्फ नेक्रोसिस, वहाँ सेल डेथ नहीं होती क्योंकि वो उनको ब्लड सप्लाई जा रही होती है, वहाँ पे ऑक्सीजन पहुँच जाते हैं, तो वो वहाँ पे सिर्फ इन्फ्लेमेशन होती है और वहाँ पे फ्लूइड एक्सुडेशन हो जाती है। फ्लूइड एक्सुडेशन हमने पढ़ा था एडीमा में, एडीमा के चैप्टर में हम लोग पढ़ा था, पिछले चैप्टर में हम लोग पढ़ा था जिसमें चैप्टर नंबर 4 था, उसमें हमने ये डिटेल में बात की थी कि फ्लूइड एक्सुडेशन क्या होता है, जिसमें प्रोटीन जो है वो हमारे पास रिच हो, ऐसा फ्लूइड जिसमें प्रोटीन बहुत ज़्यादा रिच हो, तो उसको हम कहते हैं फ्लूइड एक्सुडेशन। क्योंकि वन के केस में क्या होता है कि जो वेजोडाइलेशन की वजह से क्या होता है कि जो फ्लूइड है वो बाहर आ जाता है, साथ में प्रोटीन्स भी बाहर आ जाते हैं, इसकी वजह से हम उसको कहते हैं फ्लूइड एक्सुडेशन। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं हाइपरथर्मिया। हाइपरथर्मिया क्या होता है, हाइपर का मतलब होता है ज़्यादा और थर्मिया का मतलब होता है हीट। तो ऐसे इंजरी जिसमें क्या होता है कि बहुत ज़्यादा हीट एक्सपोजर की वजह से आपकी बॉडी पे बर्न हो या इंजरी हो सकती है। ओवर हीटिंग सिंड्रोम, अ प्रोग्रेशन ऑफ कंडीशन फ्रॉम प्रोलॉन्ग हीट एक्सपोजर। प्रोलॉन्ग हीट एक्सपोजर की वजह से जो आपकी बॉडी पे इंजरी होती है, या ये 3 तरह के सिंड्रोम होते हैं, हीट क्लैम्स होते हैं, हीट एग्जॉशन होते हैं, हीट स्ट्रोक होते हैं। ये कंडीशन जब बहुत ज़्यादा हीट एक्सपोजर हो, इसमें कि हम सबसे पहले हीट क्रैम्प की बात करते हैं। हीट क्रैम्प में क्या होता है कि आपके मसल्स जो है वहाँ पे क्रैमिंग स्टार्ट होती है। क्रैम्प होते हैं कि आपको मसल्स में पेन होती है, खलियाँ पड़ जाती हैं, स्टिफ हो जाते हैं मसल। तो मसल क्रैमिंग आफ्टर प्रोलॉन्ग एक्सरसाइज। जो पर्सन बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करता है लेकिन वो ड्रिंक तो करता है, पानी तो पीता है, लेकिन साथ साथ इलेक्ट्रोलाइट्स मतलब खाना नहीं खाता, ऐसे पर्सन में डिहाइड्रेशन का मसला नहीं होता। ऐसे पर्सन में क्या होता है कि वो पानी तो बहुत एक्सरसाइज के दौरान पानी पी रहा है, लेकिन सिर्फ पानी पी रहा है, पानी के दौरान ना ही कुछ खा रहा है, सिर्फ पानी ही पीता जाता है। ऐसे पर्सन में टेम्परेचर तो नॉर्मल रहेगा, लेकिन जो इलेक्ट्रोलाइट है वो ज़्यादा स्वेटिंग की वजह से वो लॉस हो जाएंगे, जिसकी वजह से हमारी बॉडी में हीट क्रैम्प्स होंगे, मसल्स में हीट क्रैम्प्स होंगे। हीट एक्सॉशन में क्या होता है कि इसके की फीचर्स में ये आ जाता है कि पर्सन जो है वो सडनली कोलैप्स कर जाता है, प्रोस्ट्रेशन, उसको डिले, उसको समझ नहीं आती, कंफ्यूज्ड रहता है हमेशा। उसकी टेम्परेचर नॉर्मल होता है, सम टाइम एलिवेट भी हो जाता है, लेकिन हमेशा हमेशा नहीं, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम नॉर्मल रहता है। इसके मैकेनिज्म में क्या होता है कि कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम जो होता है ना वो कंपनसेट नहीं कर पाता डिहाइड्रेशन को। मोस्टली क्या इसके हीट एक्सॉशन में क्या होता है कि जो पर्सन है, पहले हमने पढ़ा हीट क्रैम्प में डिहाइड्रेशन का मसला नहीं होता, लेकिन हीट एक्सॉशन में क्या होता है डिहाइड्रेशन का मसला होता है। पर्सन जो है वो पानी कम पीता है। इसमें क्या होता है कि जो हमारा ब्लड, जो हमारा हार्ट होता है वो क्या करता है कि जहाँ पे डिहाइड्रेशन होती है, जैसे लेग साइड पे, हैंड साइड पे, स्टमक में, इन एरिया में वो क्या करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड वॉल्यूम को इंक्रीज़ करवाता है। तो इस कार्डियोवैस्कुलर का ज़्यादातर ध्यान इन साइड पे होता है, हार्ट की साइड, लेग की साइड पे, हैंड की साइड पे, स्टमक की साइड पे ज़्यादा ब्लड वॉल्यूम को कंपनसेट करने की कोशिश करता है। लेकिन इसकी वजह से क्या होता है कि वो ब्रेन तक ब्लड वॉल्यूम को सही तरह से नहीं पहुंचाता, जिसकी वजह से क्या होता है ब्रेन जो है वो कोलैप्स हो जाता है। और सम टाइम कोलैप्सिंग के दौरान क्या होता है कि अगर कोलैप्स नहीं होता तो सम टाइम प्रोस्ट्रेशन होती है, उसको पर्सन जो है वो कंफ्यूज रहता है, उसे समझ नहीं आती कि इर्द गिर्द हो क्या रहा है। तो इस केस में इसका मैकेनिज्म होता है कि कार्डियोवैस्कुलर अपना ज़्यादा ध्यान जो है, अपना ज़्यादा ब्लड जो है वॉल्यूम वो लेग साइड पे, ब्लड हैंड साइड पे, स्टमक साइड पे ज़्यादातर ब्लड वॉल्यूम को इंक्रीज़ करवाता है, लेकिन उसको जो है वो भूल जाता है कि ब्रेन को भी ब्लड वॉल्यूम देना था, ब्लड देना था, जिसकी वजह से वहाँ पर जो ब्लड वॉल्यूम होता है वो कम हो जाता है और पर्सन कोलैप्स कर जाता है। हीट स्ट्रोक में क्या होता है कि एक मेडिकल इमरजेंसी होती है। इसमें जो हमारा बॉडी का थर्मोस्टेट सिस्टम होता है, जिसने हीट के दौरान स्वेटिंग करवानी होती है, और जब बहुत ज़्यादा कोल्ड हो तो शिवरिंग करवानी होता है, वो जो थर्मोस्टेट होता है, थर्मो रेगुलेशन सिस्टम होता है, वो बिल्कुल ही फेल हो चुका होता है। इस केस में क्या होता है, इसमें क्या होता है कि पर्सन का जो टेम्परेचर होता है वो एलिवेट कर जाता है, 50 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है पर्सन का। नॉर्मली 37 होता है, लेकिन इस केस में क्या होता है कि 40 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है। इसका मैकेनिज्म क्या होता है कि जो इंसान का थर्मो रेगुलेशन सिस्टम होता है वो किसी भी वजह से वो फेल हो चुका है, वो फेल हो जाता है। हीट क्रैम्प में क्या होता है कि पर्सन पानी पीता है लेकिन साथ इलेक्ट्रोलाइट्स नहीं लेता, जिसकी वजह से वो जब बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करता है तो स्वेटिंग के दौरान उसके इलेक्ट्रोलाइट्स बॉडी से निकल जाते हैं। हीट एक्सॉशन में क्या होता है कि पर्सन डिहाइड्रेट होता है, पानी नहीं पीता, जिसकी वजह से कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम बॉडी को ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज़ करवाता है, लेकिन वो ब्रेन को ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज़ करना भूल जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि पर्सन कोलैप्स हो जाता है और प्रोस्ट्रेशन में चला जाता है। हीट स्ट्रोक में क्या होता है, ये एक मेडिकल इमरजेंसी होती है। इसमें मैकेनिज्म ये होता है कि थर्मो रेगुलेशन सिस्टम हमारा फेल हो चुका है, जिसकी वजह से जो हमारे बॉडी का टेम्परेचर है वो बहुत ज़्यादा 40 डिग्री सेल्सियस पे चला गया और वो वापस, क्योंकि थर्मो रेगुलेशन थर्मोस्टेट सिस्टम खराब हो गई, जिसकी वजह से पर्सन नॉर्मल टेम्परेचर की तरफ नहीं आता। हीट स्ट्रोक और जेनेटिक मिमिक में क्या होता है, हीट स्ट्रोक हमें किसी आउटसाइड एक्सटर्नल हीट के ज़्यादा एक्सपोजर की वजह से होता है, लेकिन जेनेटिक मिमिक में या मैलिग्नेंट हाइपरथर्मिया में क्या होता है कि कोई जेनेटिक मसला होता है।
हीट स्ट्रोक में जो सबसे ज़्यादा रिस्क पे होते हैं वो एल्डरली होते हैं, क्योंकि उनका जो बॉडी मैकेनिज्म होता है वो स्लो डाउन हो चुका होता है, जिसकी वजह से उनमें थर्मो रेगुलेशन का फेल होना मतलब ज़्यादा चांस होते हैं उसमें। एथलीट्स में क्या होता है कि वो ज़्यादा वर्कआउट करते हैं, ज़्यादा एक्सरसाइज करते हैं, जिसकी वजह से उनमें ये कंडीशन आ सकती है, हीट स्ट्रोक हो सकता है। मिलिट्री रिक्रूट्स में भी हमें पता है कि उनकी ट्रेनिंग इतनी ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से उनको मोस्टली डिहाइड्रेशन का मसला रहता है। कॉन्सिक्वेंसेज में इसमें क्या हो सकता है, वेजोडाइलेशन होती है, शॉक होता है, अरिथमियाज, जो हमारा ब्रीथिंग सिस्टम है वो इरेगुलर हो जाता है, रब्डोमायोलाइसिस हो जाता है, मसल नेक्रोसिस हो जाती है। रेप्टोमायोलाइस मोलिकुलर मैकेनिज्म में क्या होता है कि हीट कॉजेज R1, ये जो होता है R1 जो होता है, ये कैल्शियम चैनल को कहते हैं हम लोग, इन मसल टू लीक। इसमें क्या होता है कि हमारे जो मसल्स होते हैं उनमें कुछ चैनल्स होते हैं जिनको हम लोग R1 कहते हैं। जब ये लीक आउट हो जाते हैं तो क्या होता है कि कैल्शियम बहुत ज़्यादा बाहर आ जाती है। हमें पता है कि कैल्शियम का रोल होता है मसल की कॉन्ट्रैक्शन में। हमने पढ़ा हुआ है कि जब कैल्शियम बाइंड करती है ट्रोपोनिन के साथ, तो जो ट्रोपोमायोसिन है इर्द गिर्द होती है, मायोसिन और एक्टिन के इर्द गिर्द, जब वो ट्रोपोमायोसिन होती है ड्यू टू अटैचमेंट ऑफ कैल्शियम टू ट्रोपोनिन, ट्रोपोमायोसिन जो होती है वो वहाँ से डीअटैच हो जाती है, जिसकी वजह से मायोसिन और एक्टिन कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। तो क्या होता है कि जब ये चैनल्स जो होते हैं R1 जब ये लीक आउट हो जाते हैं तो इनमें से बहुत ज़्यादा कैल्शियम बाहर निकलते हैं। जब बहुत ज़्यादा कैल्शियम बाहर निकलेगी तो मसल कॉन्ट्रैक्शन होगी, और साथ मसल कॉन्ट्रैक्शन की वजह से हीट प्रोड्यूस होगी उनमें से। मैलिग्नेंट हाइपरथर्मिया क्या होती है, ये कोई बाहर हीट की वजह से नहीं होती, ये एक जेनेटिक डिसऑर्डर होता है। R1 का ही डिसऑर्डर होता है, उनकी म्यूटेशन की वजह से होता है। ये ट्रिगर कब होते हैं, जब हम लोग कोई भी एनेस्थीसिया गैस लेते हैं या कोई भी ड्रग लेते हैं, तो इसके रिजल्ट में क्या होता है कि कैल्शियम अनकंट्रोल बाहर निकलना शुरू हो जाती है, क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास जो म्यूटेशन हुई है R1 की वजह से। तो जब कोई ड्रग लेंगे तो उसकी वजह से क्या होगा कि अनकंट्रोल कैल्शियम रिलीज होगा, मसल रिजिड हो जाएंगे, मसल कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे, स्टिफ हो जाएंगे, और क्या होगा, हमारे पास फेयर हाइपरथर्मिया होगा। ट्रीटमेंट्स में क्या होता है, इसमें हम लोग रैपिड कूलिंग ट्रीटमेंट में क्या होता है कि इसमें हम रैपिड कूलिंग करवाते हैं मसल्स की और रिलैक्स करवाते हैं, और साथ में हम लोग उसको डेंट्रोलिन देते हैं। डेंट्रोलिन एक मसल रिलैक्सेंट ड्रग होती है, ये हम पेशेंट को देते हैं ताकि उसके मसल रिलैक्स कर जाए। बात करते हैं हाइपोथर्मिया की। हाइपोथर्मिया में क्या होता है कि इसमें जो प्रोलॉन्ग कोल्ड टेम्परेचर की वजह से, अगर पर्सन बहुत ज़्यादा कोल्ड टेम्परेचर में है बहुत टाइम के लिए, उसका कोई बॉडी पार्ट बहुत ज़्यादा कोल्ड टेम्परेचर में है, तो वो क्या होगा, उसको हाइपोथर्मिया हो जाएगा। पहले हमने हाइपरथर्मिया पढ़ा, उसमें प्रोलॉन्ग हीट की वजह से था, अब यहाँ पे प्रोलॉन्ग कोल्ड टेम्परेचर की वजह से होता है। वनरेबल पॉपुलेशन, इसमें जो ज़्यादातर लोग होते हैं होमलेस होते हैं, क्योंकि उनके पास कोई शेल्टर नहीं होता है, जिसकी वजह से वो अपने आप को कोल्ड से सेफ, विंटर सीजन में अपने आप को सेव कर सकें। ज़्यादातर एल्डरली होते हैं क्योंकि उनका मैकेनिज्म स्लो हो चुका होता है। डोज अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ एल्कोहल की वजह से क्या होता है कि एल्कोहल आपको टेम्परेरी बॉडी हीट प्रोवाइड तो करती है, लेकिन साथ साथ ये आपके वेज़ोडाइलेशन करवा देती है और बॉडी को हाइपोथर्मिया की केस की तरफ ले जाती है। क्लिनिकल प्रोग्रेशन में क्या होता है कि इसमें जो आपका टेम्परेचर, बॉडी टेम्परेचर होता है, नॉर्मल हमें पता है 37 होता है, तो ये 90 फ़ारेनहाइट की तरफ चला जाता है, जिसको हम लोग 32 डिग्री सेल्सियस भी कहते हैं। इसमें पर्सन टोटली उसकी कॉन्शियसनेस होती है वो लॉस हो जाती है, कन्फ्यूज हो जाता है और सडनली कोलैप्स भी हो जाता है। लोअर टेम्परेचर की वजह से क्या होता है कि ब्रेकिकार्डिया होता है, आर्टेरियल फिब्रिलेशन होती है। ब्रेकिकार्डिया मीन्स जो उसकी हार्ट रेट है, हार्ट बीट है, वो कम हो जाती है, और साथ ही साथ फिब्रिलेशन, आर्टेरियल फिब्रिलेशन क्या होता है कि जो आपका एट्रियम सिस्टम है वो सही से पंप नहीं कर पाता। उसके बाद मैकेनिज्म, इसमें दो तरह के मैकेनिज्म आ जाते हैं, डायरेक्ट इफेक्ट की वजह से होता है या इनडायरेक्ट इफेक्ट की वजह से होता है। इन डायरेक्ट इफेक्ट में हम लोग बात कर लेते हैं कि फ्रॉस्ट बाइट की वजह से क्या होता है कि जो सेल्स के अंदर और जो बाहर होते हैं वो क्रिस्टल बन जाते हैं। वाटर, हमें पता है सेल के अंदर वाटर होता है, तो वो जो वाटर है वो आइस क्रिस्टल बना देता है इनसाइड और आउटसाइड ऑफ द सेल, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो सेल मेम्ब्रेन है वो श्रेड होना शुरू हो जाती है, उतरना शुरू हो जाती है, और हाई सॉल्ट कंसनट्रेशन की होती है, क्योंकि वाटर जो है वो तो फ्रीज हो गया, तो बाकी पीछे जो बच गई वो सॉल्ट रह गई है, तो इसकी वजह से क्या होता है कि बॉडी में कंसनट्रेशन ऑफ सॉल्ट ज़्यादा हो जाती है। इनडायरेक्ट इफेक्ट में क्या होता है कि जो हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम होता है वो फेलियर हो जाता है। वो जो जहाँ पे ब्लड ज़रूरी होता है जाना, जैसे लेग वगैरह और हैंड्स वगैरह में जहाँ पे फ्रोस्ट बाइट हुई थी, वहाँ पे नहीं पहुँचता, सही से ब्लड नहीं पहुँचाता वहाँ पे ड्यू टू सर्कुलेटरी फेलियर। तो इस केस में क्या होता है कि उन एरिया में इस्कीमिया हो जाता है, ब्लड की कमी हो, ब्लड सप्लाई की कमी की वजह से वहाँ पे जो टिश्यू है वो लॉस होना शुरू हो जाते हैं। तो डायरेक्ट इफेक्ट में क्या हो गया कि टिश्यू में जो सेल्स में जो वाटर था वो क्रिस्टल बन गया, जिसकी वजह से कंसनट्रेशन ऑफ सॉल्ट ज़्यादा रह गई वहाँ पे। इनडायरेक्ट इफेक्ट में ड्यू टू सर्कुलेटरी फेलियर, जो हमारे हैंड्स हैं जहाँ भी फ्रोज बाइट हुई है वहाँ पे ब्लड नहीं जाता, जिसकी वजह से वहाँ पे इस्कीमिया हो जाता है। नेक्स्ट हम लोग फिफ्थ इसके पॉइंट की बात कर लेते हैं, इलेक्ट्रिकल इंजरी। इलेक्ट्रिकल इंजरी ड्यू टू किसी भी शॉक की वजह से हो सकती है। हमें सर्किट लग गया, सर्किट शॉक लग गया है। इसमें जो डिपेंड करता है, सेवेरिटी डिपेंड करती है वो 4 चीज़ों पे करती है। वोल्टेज कितना था, हमें पता है हाउस होल्ड में जो वोल्टेज आता है वो कम होता है एज़ कम्पेयर टू जो वोल्टेज लाइटनिंग की वजह से हमें मिलता है, उसका वो जो वोल्टेज होता है
जो वोल्टेज होता है वो ज़्यादा होता है। तो हाउस होल्ड के वोल्टेज से इतना अफेक्ट नहीं होता जितना लाइटनिंग के वोल्टेज से अफेक्ट होता है। लेकिन सम टाइम जब बॉडी बेयर नहीं कर पाती, हाउस होल्ड अगर वो गीले हाथ लगा देती है तारों को, घर की तारों को, तो उस केस में भी इंसान की डेथ हो जाती है। लेकिन लाइटनिंग इतनी स्वेयर होती है कि आप जैसे ही आप पे गिरती है आप फ़ौरन उसी वक्त आपकी डेथ हो जाती है। तो एम्परेज क्या होता है, करंट की स्ट्रेंथ कितनी थी, करंट कितनी पावर से आपके ऊपर आया है या कितनी पावर से आपकी बॉडी से गुजरा है, ये उस पर डिपेंड करता है। ड्यूरेशन होती है कि कितनी देर तक वो आपकी बॉडी के साथ रहा, कितनी देर तक आपने उस तार को पकड़ के रखा हुआ था। तो कॉन्टैक्ट की वजह से, ड्यूरेशन की वजह से आप डिपेंड करती है सेवेरिटी। पाथवे आपकी बॉडी के किस पाथ से गुजरा, आपके एक ऐसा हो सकता है कि एग्जाम्पल में आपके एक हाथ से करंट, आपने एक हाथ से तार पकड़ी, वो दूसरे हाथ से निकल गई, तो उस हाथ के दूसरे हाथ तक के दरमियान में जितने मसल्स थे, अगर हार्ट उसके दरमियान में आ जाता है तो वो डैमेज हो जाता है, जिसकी वजह से वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन हो जाती है। तो हार्ट के मसल जो है वो स्लो डाउन हो जाते हैं, पंप नहीं करते सही तरह से। तो आगे हम इसको डिटेल में बात करेंगे। पहले हम सेवेरिटी की बात कर लेते हैं। 4 चीज़ों पर डिपेंड करती है, वोल्टेज कितना था उसका, एम्परेज उसकी स्ट्रेंथ कितनी थी, ड्यूरेशन कितनी टाइम तक वो कॉन्टैक्ट में रहा, और पाथवे क्या था उसका। इसकी 2 टाइप की प्राइमरी जो 2 टाइप के डैमेज होता है वो सबसे पहले बर्न होता है। हमें पता है कि जब आपने किसी भी इर्द गिर्द की केस सुना होगा कि किसी शॉक की वजह से उसके हाथ जल गए हैं या उसकी बॉडी का कोई पार्ट जल गया जहाँ पे शॉक लगा था, इलेक्ट्रिक शॉक लगा था। तो जहाँ पे एंट्री होती है उस शॉक की, इलेक्ट्रिक शॉक की, और जहाँ से वो निकलता है और उसके दरमियान में जितने भी इंटरनल ऑर्गन होते हैं वो सारे बर्न हो जाते हैं। और डिस्ट्रप्शन ऑफ न्यूरल कंट्रोल, सबसे पहले जो होता है हमारा हार्ट, अगर एक हाथ से दूसरे हाथ तक वो करंट जा रहा है तो उसके दरमियान में अगर हार्ट आ गया तो उसकी वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन हो गया, हार्ट के मसल्स वीक होंगे, सही तरह से पंप नहीं कर पाएंगे, और सम टाइम दरमियान में जो लंग्स है उस रेस्पिरेटरी सेंटर भी फेल होने के चांसेस होते हैं, कार्डियक फेल होने के चांसेस होते हैं। तो 2 टाइप के डैमेज कौन सा होता है, एक तो बर्न हो जाता है और दूसरा हमारे जो न्यूरल कंट्रोल सिस्टम होते हैं वो डैमेज होना शुरू हो जाते हैं, डिस्टर्ब हो जाते हैं। एसी डेंजर क्यों होता है, क्योंकि एसी जो है उसकी एक क्वालिटी होती है कि जब हम किसी भी लाइव वायर को या घर की जो किसी भी तार है उसको हाथ जब लगाता है और अगर वो एसी करंट दे रही है, अल्टरनेटिव करंट दे रही है, तो वो क्या करेगी, वो जो तार है वो जिस हाथ से हमने पकड़ा है वो उस हाथ को अपने साथ ग्रैब करके रखेगी, वो उसको छोड़ने नहीं देगी। एसी की ये क्वालिटी होती है कि वो जिस 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 चीज़ के साथ कॉन्टैक्ट में आती है उसको अपने साथ ग्रैब करके रखती है। तो इसकी वजह से एसी ज़्यादा डेंजर होता है, क्योंकि हमने पढ़ा है कि ड्यूरेशन ऑफ कॉन्टैक्ट की वजह से सेवेरिटी ज़्यादा होती जाती है। तो एसी इंड्यूस करती है टाइटेनिक मसल कॉन्ट्रैक्शन करवाती है। उसके बाद अगर हम किसी भी लाइव वायर को ग्रैस्प करें तो उसके हैंड मसल्स क्लेंच रहेंगे, मतलब मुट्ठी बनी रहेगी उसकी, और मेकिंग इट इम्पॉसिबल टू लेट गो। दिस प्रोलॉन्ग एक्सपोजर लीडिंग टू द मोस्ट स्वेयर इंटरनल बर्न। एस्फिक्सिया क्या होता है कि अगर हमारी जो इलेक्ट्रिक शॉक है वो चेस्ट साइड पे हुई है या चेस्ट साइड से गुजर रही है तो उसके जो मसल्स हैं उनकी स्पेज़म, मतलब मसल की कॉन्ट्रैक्शन करवाएगा। कैसे करवाएगा कि जो इर्द गिर्द उसके चेस्ट के इर्द गिर्द मसल होंगे, लंग के मसल्स होंगे, जैसे डायफ्राम है या दूसरे कोई मसल्स होते हैं, उनको जब ये कॉन्टैक्ट में आएगी, इलेक्ट्रिक शॉक कॉन्टैक्ट में आएगी, तो वो क्या करवाएगी कि लंग्स के ऊपर प्रेशर करवाएगी। प्रेशर की वजह से हमारा जो ब्रीथिंग प्रॉब्लम है उसको स्वेयर करेगी। हमें सही तरह से अपनी हमने पढ़ा था कि ब्रीथिंग में मसला आता है, तो जब जैसे ही पर्सन चेस्ट वॉल पे उसको लगता है, शॉक लगता है, तो उसकी ब्रीथिंग जो प्रॉब्लम होती है, ब्रीथिंग सिस्टम होता है वो प्रॉब्लम में चला जाता है, वो ख़राब होना शुरू हो जाता है। तो ये एस्फिक्सिया क्या होता है कि चेस्ट मसल स्पैज़म की वजह से हमारा ब्रीथिंग सिस्टम जो होता है वो ख़राब होना शुरू हो जाता है। नेक्स्ट हम लोग आयनाइजिंग, 6 हमारा पॉइंट है आयनाइजिंग रेडिएशन क्या होती है। 2 तरह के रेडिएशन होते हैं, एक होता है आयनाइजिंग रेडिएशन, एक होती है नॉन आयनाइजिंग रेडिएशन। आयनाइजिंग रेडिएशन की क्वालिटी ये होती है कि इसके किसी भी एटम से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करवा देती है, और इसमें हमारे पास जो ज़्यादातर अफेक्ट होते हैं वो डीएनए डैमेज होते हैं और सेल्स होते हैं, और इसमें ज़्यादातर इंक्लूड होते हैं एक्सरेज होती हैं, गैमा रेज होती हैं, क्योंकि इनकी पेनिट्रेशन पावर बहुत ज़्यादा होती है। नेक्स्ट जो हमारे पास नॉन आयनाइजिंग रेडिएशन है उनमें ये कैपेसिटी नहीं होती कि वो इलेक्ट्रॉन को रिमूव करवा सके। इनकी जो कह सके कि करंट स्ट्रेंथ होती है वो बहुत कम होती है, तो ये इतने ज़्यादा रिमूव नहीं करवाते इलेक्ट्रॉन्स को। इनमें जो हमारे पास ज़्यादातर आ जाते हैं यूवी लाइट्स आ जाती हैं, माइक्रोवेव्स आ जाते हैं, इसलिए हम लोग माइक्रोवेव ओवन में हम लोग माइक्रोवेव रेडिएशन यूज़ करते हैं, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन्स वहीं रिमूव नहीं करवाती, ये सिर्फ उनको वाइब्रेट करवाती है ताकि जो खाना है वो हमारा गर्म हो जाए, लेकिन उनको रिमूव नहीं करवाती वहाँ से। साउंड वेव्स इसमें आ जाती हैं। तो हम रेडिएशन विद द इनफ एनर्जी टू रिमूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एटम्स क्रिएटिंग चार्ज टाइम। अब हमें पता है जैसे ही वो इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा वो जो पीछे फ्री रेडिकल बचेगा। अब हमें पता है फ्री रेडिकल हमारी बॉडी के लिए अच्छा नहीं है। फ्री रेडिकल हमारी बॉडी में डीएनए की डैमेज करवाते हैं, डिफरेंट पार्टिकल के साथ, डिफरेंट सब्सटेंस के साथ मिलके वो बनाता है, टॉक्सिक सब्सटेंस बनाता है, जिसकी वजह से हमारे डीएनए डैमेज होता है, हमारे माइटोकॉन्ड्रिया का डैमेज होता है, एजिंग हो जाती है, हमें एज से पहले ही हम ऑल्ट होना शुरू हो जाते हैं ड्यू टू फ्री रेडिकल, आरओएस की वजह से, रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज़ की वजह से। तो आयनाइजिंग रेडिएशन क्या करवाती है, हमारी बॉडी में फ्री रेडिकल को प्रोड्यूस करवाती हैं बाय रिमूविंग इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एटम्स। This is what cause cellular damage, X-rays, gamma ray.
नेक्स्ट हम लोग ये बात कर लेते हैं कि रेडिएशन कैसे डैमेज करती है सेल को। हमने अभी बात कर ली कि वो नॉकआउट करवा देती है इलेक्ट्रॉन्स को फ्रॉम ऑर्बिट से, एटम के किसी भी ऑर्बिट से वो इलेक्ट्रॉन को रिमूव करवाती है, जिसकी वजह से क्या होता है हमारी बॉडी में फ्री रेडिकल प्रोड्यूस होता है और रिएक्टिव आयंस प्रोड्यूस होते हैं। ये क्या करवाते हैं हमारी बॉडी में रिएक्शन कैस्केड को स्टार्ट करवाते हैं, जिसकी वजह से डीएनए डैमेज होता है, माइटोकॉन्ड्रिया अपना फंक्शन करना छोड़ देता है, सेल अपना फंक्शन करना छोड़ देता है, एजिंग हो जाती है और इस तरह की प्रॉब्लम्स आती हैं फ्री रेडिकल की वजह से। अब कुछ टाइप ऑफ आयनाइजिंग रेडिएशन होते हैं, एक्सरे और गामा रेज। इनकी जो पेनिट्रेशन पावर होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। अगर ये बॉडी में थोड़ी सी भी जाके हिट की है तो ये पेनिट्रेट बहुत ज़्यादा होंगे हमारी बॉडी में, डीप पेनिट्रेशन। लेकिन इनका जो डैमेज होता है पर टिश्यू वो कम होता है। पेनिट्रेट बहुत ज़्यादा करते हैं लेकिन ये बॉडी में जाके इतना स्फेयर डैमेज नहीं करवाते। अल्फा पार्टिकल क्या होते हैं, ये हैवी होते हैं, इनका जो रेंज होता है डैमेज का वो शॉर्ट रेंज होता है और वेरी डिस्ट्रक्टिव होता है। इनकी जो आप कहने पावर होती है ये बॉडी में इतनी दूर तक नहीं जाते, डीप पेनिट्रेट नहीं करते, लेकिन जितने भी पेनिट्रेट करते हैं वहाँ पर डैमेज करवाते हैं। ये बीटा पार्टिकल हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये जैसे ही बॉडी में एंटर होते हैं ये बहुत ज़्यादा डैमेज करवाते हैं। एक्सरेज और गामा रेज पेनिट्रेट तो हो जाते हैं लेकिन इतना स्फेयर डैमेज नहीं करवाते, लेकिन अल्फा पार्टिकल डैमेज करवाते हैं लेकिन पेनिट्रेट ज़्यादा नहीं होते। और बीटा पार्टिकल हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये जैसे ही हमारी बॉडी में जाते हैं ये डैमेज शुरू करवा देते हैं। उसके बाद आयनाइजिंग रेडिएशन जो होते हैं हम इसको डबल एज स्वॉर्ड भी कहते हैं, क्योंकि ये एक तरह से हमें फ़ायदा भी दे रही होती है लेकिन दूसरी तरह हमें नुकसान भी दे रही होती है। फ़ायदा किस तरह दे रही होती है, ये कैंसर की रेडियोथेरेपी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। रेडिएशन डायग्नोस्टिक इमेजिंग के लिए एक्सरे सिटी स्कैन में होती ही ये रेडिएशन यूज़ होते हैं। डायग्नोस्टिक रेडियो आइसोटॉप्स के लिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। लेकिन इसके जो हार्मफुल इफेक्ट्स होते हैं उसमें शॉर्ट टर्म में आपका टिश्यू डैमेज हो जाता है, सेल डेथ हो जाती है, लॉन्ग टर्म में आपकी बॉडी पर स्कार बनाती है, म्यूटोजेनेसिस करवाती है, डीएनए की म्यूटेशन करवाती है, जिसकी क्योंकि हमें पता है डीएनए ने डिवाइड होना होता है। अब एक डीएनए ख़राब हो गया, अब जब उसकी डिवीजन होगी तो बाकी सारे जो डीएनए है वो भी म्यूटेट होंगे हमारे पास। उसके बाद कार्सिनोजेनेसिस कैंसर कॉजिंग एजेंट बनाती है। टेराटोजेनेसिस, इसमें क्या होता है ये भी कैंसर एजेंट भी होता है लेकिन ये बर्ड डिफेक्ट होता है। इसमें जो ज़्यादातर अफेक्ट होते हैं वो फीटस अफेक्ट होते हैं इसमें। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कुछ यूनिट होते हैं क्यूरी, ग्रे, साइवर, सब इन सब के अलग अलग काम होते हैं। क्यूरी का काम होता है कि एमिशन जो रेडियो एक्टिविटीज़ है उसमें से जो एनर्जी एमिट हो रही है उसको मेजर करता है। और जो ग्रे होता है ये ऑब्जॉर्प्शन, हमारी बॉडी में कितनी रेडिएशन ऑब्जॉर्ब हुई है ये उसको मेजर करता है। साइबर जो होता है हमारे पास, साइबर की बायोलॉजिकल इफेक्ट को डिटेक्ट करता है, मेजर करता है। इसमें टिश्यू टाइप्स कौन सी यूज़ होती है और रेडिएशन की क्वालिटी कौन सी होती है ये सब ये बताता है हमें। की कन्वर्जन में क्या होता है कि एक्सरे में 1 मिली साइबर जो होता है वो 1 मिली ग्रे के इक्वल होता है। ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, ये याद रखना है। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कि डिटर्मिनेंट्स ऑफ बायोलॉजिकल इफेक्ट्स क्या होते हैं। हर एक इंसान की बॉडी के ऊपर अगर कोई रेडिएशन का असर हुआ है तो वो डिफरेंट होगा। जैसे अगर किसी एक पार्ट पे जैसे हैंड पे हुआ है और उसी तरह दूसरी तरफ किसी के दिल के ऊपर रेडिएशन गई है तो उन दोनों का जो अफेक्ट है वो सेम नहीं होगा। हर एक बॉडी पार्ट का अफेक्ट डिफरेंट होता है, हर एक ह्यूमन का उसको कोप अप करने का जो मैकेनिज्म होता है वो डिफरेंट होता है। इस तरह हम लोग डिटर्मिनेंट्स की बात कर लेते हैं कि किस तरह ये इफेक्ट्स होते हैं। सबसे पहले रेट ऑफ डिलीवरी और डोज ऑफ फ्रैक्शनेशन। ये क्या होते हैं कि हमारी बॉडी में जो नॉर्मल सेल्स होते हैं उनमें एक कैपेसिटी होती है कि वो खुद को रिपेयर कर, अगर वो डैमेज हो गया तो वो उनकी कैपेसिटी होती है कि वो खुद को रिपेयर कर लेते हैं। अब फ्रैक्शन डोज का मतलब क्या होता है कि अगर हमें पता है जब कैंसर को एक पेशेंट होता है हम उसको फ़ौरन फुल डोज एक ही दिन में नहीं दे देते, हम उसकी कीमोथेरेपी करवाते हैं। एटलीस्ट उसको मंथ्स लग जाते हैं कीमोथेरेपी करते करते, क्योंकि हम उसकी डोज एक ही दिन में सारी नहीं दे देते। अगर एक ही दिन में दे दे तो वो जो नॉर्मल सेल्स हैं उनको टाइम ही नहीं मिलेगा रिपेयर होने में। कैंसर सेल्स तो रिपेयर होने के चांसेस ही नहीं है, वो उन्होंने तो एट द एंड डाई होना होता है। लेकिन जो नॉर्मल सेल्स होते हैं उन्होंने 1 वीक लगाना होता है खुद को रिपेयर करने में, तो अगर वो भी मर जाएंगे तो हमारे जो सिस्टम है वो ख़राब हो सकता है। अच्छा, तो हम लोग बात कर रहे थे कि हम लोग कैंसर के पेशेंट को कीमोथेरेपी देते हैं, एटलीस्ट उनको मंथ्स लग जाते हैं, आहिस्ता आहिस्ता उनको डोसेस देते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि साथ साथ जो नॉर्मल सेल्स हैं खुद को रिपेयर भी करते जाते हैं और जो हमारे कैंसर सेल्स हैं वो भी डाई होते जाते हैं, जिनको हम रिमूव कर देते हैं ड्यू टू रेडिएशंस। तो ये होता है फ्रैक्शन डोसेस। हम लोग उनको फ्रैक्शंस में, पार्ट्स में उनको डोसेस देते हैं ताकि नॉर्मल सेल खुद को रिपेयर कर सकें। और दिस इज़ द बेसिस ऑफ रेडिएशन थेरेपी फॉर कैंसर। सेकंड, फील्ड साइज़ क्या होता है। फील्ड साइज होता है कि अगर हमने किसी पर्सन को हाई डोज दी है लेकिन वो जिस एरिया पे हमने दी है वो एरिया जो था वो स्मॉल था और साथ में वो शील्डेड एरिया था, मतलब प्रोटेक्टिव साइड थी उसके, अगर हम लोग हाई डोज भी दें तो उसके डैमेज होने के चांसेस इतने नहीं होते। जैसे हम लोग किसी आर्म पे अगर किसी को कोई ट्यूमर निकला हुआ है तो वहाँ पर रेडिएशन करवानी है तो इस तरह ज़्यादा इफेक्ट नहीं होगा रेडिएशन का वहाँ पर। लेकिन एज़ कम्पेयर टू अगर हम लोग हार्ट वाली साइड पर दें, अगर चेस्ट वाली साइड पर दें, अगर ब्रेस्ट वाली साइड पर दें तो वहाँ रेडिएशन का इफेक्ट, अगर हम लोग ब्रेन वाली साइड पर दें जो हमारे पास वाइटल ऑर्गन्स होते हैं तो यहाँ पे अफेक्ट, रेडिएशन का इफेक्ट ज़्यादा होता है। तो अगर हम लोग किसी एरिया पे हाई डोज दे रहे हैं लेकिन वो एरिया स्मॉल है, शील्डेड फील्ड है, तो वो सर्वाइव कर जाता है। लेकिन अगर हमने किसी पर्सन को लो डोज दिया लेकिन वो जो एरिया था वो वाइटल ऑर्गन्स थे और वो आप कह लें कि पूरी बॉडी एक्सपोज हुई है, पूरी बॉडी एक्सपोज हुई है लेकिन डोज जो है, डोज की जो स्ट्रेंथ है वो कम है, तो इस केस में क्या होगा, लीथल होगा, क्योंकि
हमने फील्ड साइज़ जो है वो बड़ा रखा हुआ है और जो फील्ड साइज़ में ऑर्गन्स है वो वाइटल है हमारे पास। तो इस तरह डोज डिपेंड करती है कि आपने किस एरिया पे वो डोज दे रहे हो। अगर हाई डोज भी है और लेकिन एरिया स्मॉल है तो ज़्यादा इफेक्ट नहीं होगा। सेल डिवीजन रेट में क्या होता है कि जो हमारे डिवाइडिंग सेल्स होते हैं, जैसे जीआईटी के सेल्स, जीआईटी के जो लेयर्स होती हैं वो कंटिन्यूसली डिवाइड हो रही होती है, न्यू से न्यू लेयर वहाँ पे आ रही होती है। उसके बाद हमारे जो गनेट्स होते हैं, ओवरीज होती हैं, उनकी लेयर्स बार बार चेंज हो रही होती हैं। लिम्फोइड टिश्यू की लेयर्स जो होती हैं वो डिवाइडिंग सेल्स होते हैं। स्किन की जो लेयर्स होती है वो डिवाइडिंग सेल्स होते हैं। तो ये जो डिवाइडिंग सेल्स होते हैं ये ज़्यादातर वनरेबल होते हैं ये बायोलॉजिकल इफेक्ट्स इन रेडिएशंस के। तो अगर एक रेडिएशन ने किसी डीएनए को डैमेज कर दिया, किसी भी साइड के डीएनए को डैमेज कर दिया, अगर बोन मैरो की साइड पे किसी डीएनए को डैमेज कर दिया, तो वो जो डीएनए जब रेप्लिकेट होगा, क्योंकि उनमें तो कैपेसिटी है डिवाइड होने की, तो जब वो डीएनए रेप्लिकेट होगा तो वो जो आगे नेक्स्ट कॉपीज़ बनाएगा वो भी म्यूटेटेड कॉपीज़ होंगी। तो इस तरह क्या होता है कि हमारी बॉडी में म्यूटेशन इंक्रीज होती जाती है ड्यू टू डिवाइडिंग सेल की वजह से। बोन मैरो का हमने पढ़ लिया। जीआईटी में क्या होता है कि जब जीआईटी के साइड पे रेडिएशन अफेक्ट करती है और वो जो रेडिएशन जब वो जो सेल डिवाइड होते हैं तो इस केस में पर्सन को वॉमिटिंग, नोजिया वगैरह फील होता है। गोनेट्स में क्या होता है कि अगर एग साइड, ओवरी साइड पे अगर कोई रेडिएशन अफेक्ट किया तो उसके एग डैमेज होने के चांस होते हैं। इसी तरह मेल में अगर इन स्क्रॉटम उन्होंने रेडिएशन अफेक्ट किया तो उसके स्पर्म डैमेज होने के चांसेस होते हैं। उसके बाद लिम्फोइड टिश्यू, हमें पता है लिम्फोइड टिश्यू का क्या काम होता है, ब्लड को फिल्टर करना होता है और जो लिम्फ हमारे पास होता है उसको फिल्टर करना होता है। अगर उसके ही टिश्यू ख़राब हो गया, डैमेज हो गया, तो जब वो डिवाइड होंगे तो वो सही तरह से काम नहीं करेंगे, फिल्टर नहीं होगा ब्लड हमारे पास, लिम्फ फिल्टर नहीं होगा। तो ये कुछ सेल डिवीजन के, क्योंकि सेल डिवीजन जो सेल होते हैं वो बहुत ज़्यादा वनरेबल होते हैं टू रेडिएशन। फोर्थ इसमें क्या होता है, डिटर्मिनेंट फैक्टर क्या होता है कि ऑक्सीजन इफेक्ट्स बहुत ज़्यादा होते हैं। अगर किसी साइड पर डीएनए डैमेज हुआ और वो साइड पे ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा है, जैसे लंग के केस में अगर लंग के ऊपर कोई रेडिएशन ने अफेक्ट किया और वहाँ पे हमें पता है ऑक्सीजन की हाई अमाउंट में होती है, तो ऑक्सीजन, जैसे आप एग्जांपल ले लें, अगर कहीं पे आग लगी है और वो आग के पास अगर बहुत ज़्यादा आग क्यों बढ़ती जाती है, क्यों कम नहीं होती, क्योंकि वहाँ पे ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है। ऑक्सीजन के साथ मिलकर आग और ज़्यादा मज़ीद फ्लेम्ड होती है और ज़्यादा भड़कना शुरू हो जाती है। इसी तरह जो हमारे बायोलॉजिकल इफेक्ट्स होते हैं रेडिएशन की वजह से, वो ड्यू टू ऑक्सीजन मोर अफेक्ट करते हैं हमारी बॉडी को। पढ़ लेते हैं इसको। द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ डैमेजिंग रिएक्टिंग ऑक्सीजन स्पीशीज फ्रॉम द आयोनाइजेशन कैस्केड। अब जो ऑक्सीजन की वजह से क्या होता है कि जब उन पे अफेक्ट होते हैं तो वो हमारे पास आरओएस बनाती है स्पीशीज। आरओएस स्पीशीज जो होते हैं फ्री रेडिकल होते हैं। हमने पहले बात की, जो ये फ्री रेडिकल जब हमारी बॉडी में आ जाएंगे तो ये हमारी बॉडी के सेल को डैमेज करेंगे, टिश्यू डैमेज करेंगे, माइटोकॉन्ड्रिया के फंक्शन को डैमेज करेंगे, एजिंग करवाएंगे और इस तरह ये हमारी बॉडी में अफेक्ट करते हैं। और अगर वो ऑक्सीजनेटेड एरिया तो वो तो बहुत ज़्यादा फिर अफेक्ट होगा। वेल ऑक्सीजनेटेड सेल लाइक डोज इन ट्यूमर के इर्द गिर्द जो ऑक्सीजनेटेड एरिया होता है वो सस्पेक्टेबल होता है ड्यू टू रेडिएशन डैमेज। और अगर किसी हाइपोक्सिया का केस है, किसी सेल में अगर हाइपोक्सिया ऑक्सीजन की कमी है तो वो सेल सर्वाइव कर जाएगा, वो रेडियो रेजिडेंट होता है, उस पर इतना अफेक्ट नहीं होगा जितना उस सेल पे अफेक्ट होगा जहाँ पे ऑक्सीजन का लेवल बहुत ज़्यादा है, क्योंकि ऑक्सीजन ने मजीद उस रेडिएशन को, आप कह लें कि आग में तेल लगाने का काम नहीं होता, वो होता है उसको मजीद भड़काना होता है। तो फिफ्थ हमारे पास सेलुलर रिस्पॉन्स टू डीएनए डैमेज। अब पहले हम लोग एक दफ़ा ये समराइज कर लेते हैं। रेट ऑफ डिलीवरी और डोज ऑफ फ्रैक्शन। रेट ऑफ डिलीवरी में हमने क्या पढ़ा कि जो पर्सन है उसके पास जो नॉर्मल सेल्स होते हैं उनके रेट ऑफ रिपेरेशन वो ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू कैंसर सेल। और डोज ऑफ फ्रैक्शन हमें हर पर्सन को, जो ट्यूमर पर्सन है उनको, कैंसर पेशेंट है सॉरी, जो कैंसर पेशेंट है उसको कम से कम डोज देनी चाहिए। दिन बेशक बहुत ज़्यादा लगे लेकिन डोसेस कम से कम देनी चाहिए, थोड़ी थोड़ी देनी चाहिए, ताकि वो जो सेल्स हैं उनको रिपेयर होने का टाइम मिल जाए। फील्ड साइज डिपेंड करती है कि अगर आपके पास हाई डोज है लेकिन एरिया छोटा है तो वो आपको ज़्यादा अफेक्ट नहीं करेगी। सेल डिवीजन रेट में क्या होता है कि जो डिवाइडिंग सेल होते हैं अगर वहाँ पे इंजरी हो गई है या डैमेज हो गया डीएनए का तो वो रेप्लिकेट करेंगे और मजीद आगे रेप्लिकेशन जो कॉपीज़ बनेंगी वो भी म्यूटेटेड होंगी। ऑक्सीजन इफेक्ट में जो ऑक्सीजन होती है वो मजीद रेडिएशन को भड़काती है। सेलुलर रिस्पॉन्स में अब डीएनए डैमेज हो गया, अब P53 एक पाथवे होता है, इसमें क्या करना होता है, वो जो डीएनए डैमेज है उसको कंट्रोल करना होता है, उसको शट डाउन करना होता है। कैसे करती है, ये दो तरह के इसके मैकेनिज्म होते हैं। जैसे डीएनए डैमेज हुआ, सेंस कर लिया, P53 प्रोटीन से सेंस कर लिया, ये दो तरह के काम करते हैं। या तो वो सेल का जो साइकिल है उसको रोक देती है थोड़े टाइम के लिए, लेकिन अगर जो डैमेज है वो बहुत ज़्यादा स्वेयर है तो उस केस में अगर उसको पता है कि सेल साइकिल के रुकने की वजह से भी वो रिपेयर नहीं होगा, वो ऑलरेडी डैमेज हो चुका हुआ है, तो अगर उसकी रेप्लिकेशन होगी तो वो आगे भी म्यूटेटेड कॉपीज़ बनाएगा। तो इसकी वजह से वो क्या करवाता है कि वो जो डीएनए डैमेज हुआ हुआ होता है ना उसकी अपोप्टोसिस करवा देता है, उसको मार देता है, उसकी डेथ करवा देता है। तो ये होता है, दो तरह के काम होता है। सबसे पहले तो वो सेल साइकिल को रोकता है ताकि डीएनए खुद को रिपेयर कर सके, लेकिन अगर डीएनए रिपेयर नहीं कर पाते तो वो उसकी अपोप्टोसिस करवा देता है, उनको मार देता है। अपोप्टोसिस हमें पता है प्रोग्राम सेल डेथ होती है, ये बॉडी खुद करवाती है। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं 6 जो है इसका पॉइंट है क्रॉनिक वेस्कुलर इंजरी। इसमें क्या होता है कि अगर कोई एंडोथेलियल सेल्स की इंजरी हो गई है
क्योंकि एंडोथेलियल सेल्स जो है वो बहुत सेंसिटिव होते हैं हम रेडिएशन के अटैक से। तो जैसे ही एंडोथेलियल इंजरी होगी तो वो क्या करवाएंगे, हमने एक डिटेल में हाइपरीमिया कंजेशन वाले जो चैप्टर था उसमें एंडोथेलियल इंजरी की बात की थी। तो अगर आप रिलेट करना चाहते हो तो आप उस लेक्चर को भी ले सकते हैं। तो जैसे ही एंडोथेलियल सेल्स डैमेज होंगे वो अपनी वेजल की जो है वो नैरिंग करवाएंगे, एक्लूजन करवा देंगे। सेवरल मंथ लगते हैं इसको, ईयर लगते हैं। डैमेज लीड टू नैरोइंग और एक्लूजन ऑफ द ब्लड वेसल मंथ टू ईयर लेटर। इसकी वजह से क्या होगा, वो जो हीलिंग का मैकेनिज्म स्टार्ट होना था, टिश्यू फैक्टर्स ने वहाँ पे आना था, प्लेटलेट्स ने वहाँ आना था, प्लग बनाना था, वो नहीं होगा, हीलिंग नहीं होगी। और वहाँ पे अगर वहाँ पे क्लॉट बन गया, किसी भी किस्म का क्लॉट बन गया, तो जो नेक्स्ट हमारे पास टिश्यूज़ होंगे वो जो है उनको ऑक्सीजन नहीं पहुँचेगी, ब्लड सप्लाई वहाँ पे नहीं जाएगी। तो इसकी वजह से क्या होता है कि वहाँ पे क्रॉनिक इस्कीमिक एट्रोफी भी हो सकती है। एट्रोफी होती है कि जो सेल्स होते हैं वो खुद का साइज़ जो है वो श्रिंक करना शुरू कर देते हैं जब उनको ऑक्सीजन या ब्लड ना मिले। तो वहाँ पे क्रॉनिक इस्कीमिक हो जाएगा, क्योंकि पीछे जो है वो क्लॉटिंग बनी हुई है जिसकी वजह से ब्लड आगे नहीं आ रहा। या तो वो क्या होगा, फाइब्रोसिस बन जाएंगे वहाँ पे ब्लड सप्लाई के लॉस की वजह से और क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन की वजह से वहाँ पे जो सेल्स हैं वो कोलेजन में कन्वर्ट होकर वहाँ पे परमानेंट स्कार बना देंगे। नेक्स्ट हम लोग ये पिक्चर जो है इसकी बात कर लेते हैं, किस तरह आयनाइजिंग रेडिएशन जो है वो अफेक्ट करती हैं। दो तरह के अफेक्ट होते हैं, डायरेक्ट अफेक्ट होता है, इनडायरेक्ट हम पहले पढ़ के आ चुके हैं, बस इसको एक दफ़ा गो थ्रू कर लेते हैं हम लोग। डायरेक्ट अफेक्ट में क्या होता है कि डीएनए को डायरेक्ट अफेक्ट होता है, ठीक है, कोई रेडिएशन आई उसने डायरेक्ट अफेक्ट कर दिया डीएनए डैमेज को। इनडायरेक्ट अफेक्ट में क्या होता है, आयनाइजेशन क्या करवाती है, सेल्स में से जो वाटर होता है उसको तोड़ती है, उसके अंदर से फ्री रेडिकल्स को निकालते हैं, और अगर वहाँ पर ऑक्सीजन है तो उस फ्री रेडिकल को और मोर वो इनिशिएट करेगी, इन्फ्लेमेट करेगी, ताकि वो डीएनए को डैमेज करवाए। अब डीएनए डैमेज हो गया तो एक सूरत हाल ये है कि वो खुद को रिपेयर कर ले, लेकिन अगर वो डैमेज खुद को नहीं रिपेयर कर पा रहा, डीएनए नहीं रिपेयर कर पा रहा, तो वो फेल की साइड पे चलेगा, जिसके आगे दो केस होंगे। या तो उनकी जो इनहिबिशन है सेल डिवीजन की वो खत्म हो जाएगी, सेल डिवाइड ही नहीं होंगे, सेल डेथ हो जाएगी जिसकी वजह से। और फेल्ड और एब्रेंट रिपेयर की वजह से क्या होगा कि फीटस और जो जर्म सेल्स हैं वहाँ पे जेनेसिस जो सेल्स होते हैं, मतलब जो सेल्स होते हैं वो कैंसर सेल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। और टेराटोजेनेसिस फीटस और जर्म सेल्स में ज़्यादातर होता है। ज़्यादातर फीटस में हमें नजर आता है कि भी कैंसर ही होता है, लेकिन ज़्यादातर फीटल में बर्थ डिफेक्ट भी हम इसको कह सकते हैं। तो ये ज़्यादातर फीटस में नजर आता है। डीएनए डैमेज की वजह से क्या हो गया कि सेल की डेथ होगी ड्यू टू इनहिबिशन ऑफ सेल डिवीजन। और अगर रिपेयर नहीं हो पा रहे तो वो जो अगर वो फीटस की केस में डीएनए डैमेज हुआ तो वहाँ पे टेराटोजेनेसिस बनाएगी। और अगर किसी अडल्ट में या किसी और पर्सन में हुआ तो वहाँ पे कार्सिनोजेनेसिस सेल्स भी बना सकती है। तो ये था हमारे पास आज का लेक्चर, फर्स्ट लेक्चर था इस चैप्टर का, थोड़ा एक्सटेंसिव हो गया है लेकिन ये बेसिक कवर कर रहा है। नेक्स्ट हम इंशाल्लाह इसको कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि अभी इसका थोड़ा सा पार्ट रहता है, इसको कंटिन्यू करेंगे। उसके बाद हम लोग न्यूट्रिशन डिजीज़ की तरफ चलेंगे, उसके बाद हम लोग ओबेसिटी की बात करेंगे। इस चैप्टर में हमने 3 चीज़ें कवर करनी है, इंजरी बाय फिजिकल एजेंट, सेकंड हमने न्यूट्रिशनल डिजीज़ की बात करनी है, और साथ में हम लोग ने ओबेसिटी की और डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो इंशाल्लाह स्टे ट्यून। थैंक यू फॉर लिसनिंग। अल्लाह हाफ़िज़।